Hello and Assalamu alaikum. I am your host Hamna Siddiqui and I'm here with my show Sports Rant. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम स्पोर्ट्स रैंट पे क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं और जो क्रिकेटिंग दुनिया में हो रहा होता है उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इनसाइड स्टोरीज़ लेंगे जो क्रिकेट में जो हो रहा है आजकल उनके बारे में और जो होता रहा है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने को होस्ट फ़हाद अज़हर से। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप फ़हाद? ठीक ठाक, बिल्कुल। कैसे? तो हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो 20 इयर्स और उससे ज़्यादा अरसे से डॉन में सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं और IOBM यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स जर्नलिज़म भी पढ़ाते रहे हैं और उनसे उनके बारे में भी पूछेंगे। प्लीज़ वेलकम सर रिशाद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी नाइस टू बी हियर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए। वेलकम, सो वेरी डिलाइटेड। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी हाँ, मसरूफियात तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स PSL के इस तरह से अब्रप्टली पोस्टपोन होने का बहुत अफसोस है, क्योंकि PSL एक सिर्फ क्रिकेटिंग इवेंट नहीं है, वो एक कार्निवल है एक तरह का। वो सारा एक एंटरटेनमेंट भी होता है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एकदम से वो पूरा मेला जिसे कहते हैं बंद हो गया, तो वो फिर बड़ा अफसोस हुआ। उसमें ज़ाहिर है चीज़ें सामने आ रही हैं, अब किसकी गलती है। जी, इट वाज क्वाइट एन एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ऑफ अस के एक चीज़ मिल गई थी हमें, तो जी ऑब्वियसली उसके इतना मेजर ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का। बिल्कुल। इस तरह से उसको नुकसान पहुंचेगा अगर इस तरह से पोस्टपोन होने लगा, कुछ लोगों की गलती से या केयरलेसनेस से। जी बिल्कुल। मैं आपसे विद योर परमिशन एक वसीम अकरम का हुआ था, आपने उनके लिए उनकी स्पॉट फिक्सिंग पे एक पीस लिखा था, तो उन्होंने फिर आप पे और डॉन पे वो किया था। आप अगर उसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहें तो। जी हाँ, नहीं उस वक्त मैं द न्यूज़ अखबार के साथ काम करता था, डॉन में नहीं था, मैं द न्यूज़ में था। और उसमें हम लोगों ने देखिए, मैं अब ये बात करता हूँ कि हम लोग जब 1990 में अपना करियर हमने शुरू किया, ये लोग सारे हमारे रोल मॉडल्स थे। हम लोग बिल्कुल उन पे उसी तरह पागल थे इस तरह से प्लेयर्स के बारे में होते हैं कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स थे सारे। वसीम अकरम, सईद अनवर, इंज़मामुल हक, वक़ार यूनुस, सारे प्लेयर्स, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रज़्ज़ाक, इतने बड़े बड़े नाम थे। इनकी गेम देख के जितने मैच पाकिस्तान जीतता था तो हम लोगों की भी वही हालत होती थी, ग्राउंड में उन लोगों की होती थी, इतना हमें खुशी होती थी। और पाकिस्तान की टीम थी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग उस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये मैच फिक्सिंग का सारा चक्कर शुरू हुआ है, एंड दिस स्टार्टेड इन 1994, एग्जैक्टली इन 1994, उससे पहले मैच फिक्सिंग का कोई इतने सबूत नहीं मिलते। लेकिन 1994 में जब शुरू हुआ तो उसमें ये था कि 4-5 प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा नाम आए। इसमें सलीम मलिक का जो के पर लाइफ बैन है, वसीम अकरम का बहुत नाम आया, उसके अलावा मुश्ताक अहमद का नाम आया जो स्पिनर थे पाकिस्तान के, और एजाज़ अहमद जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे उनका बहुत नाम आया। और इसी तरह तकरीबन जो जस्टिस कयूम की इंक्वायरी यहाँ पाकिस्तान में हुई थी, वो मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा लंबी इंक्वायरी है जो मैच फिक्सिंग में हुई। और वो इंक्वायरी कॉल की गई, वो क्यों फॉर्म की गई, वो इसलिए की गई कि पाकिस्तान जब बांग्लादेश से 1999 में हार गया, बांग्लादेश अपना पहला मैच खेल रहा था और पाकिस्तान अपना 250 या 300 मैच खेल रहा था, और इतना एक्सपीरियंस और इतनी ज़बरदस्त टीम बांग्लादेश की वो साइड जो पहली दफ़ा खेल रही है वर्ल्ड कप में, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। तो उस वक्त से फिर एकदम से हलचल मचना शुरू हुई। फिर उन लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हुआ, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और बांग्लादेश के एक प्लेयर का भी नाम नहीं पता किसी को, उन्होंने पाकिस्तान को कैसे अपसेट कर दिया। इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था, 230 का टारगेट था जो पाकिस्तान जो है नहीं बना सका। पहले बांग्लादेश ने बैटिंग करते हुए बनाया, पाकिस्तान नहीं था। तो वो उस वक्त से शुरू हुआ बहुत ज़्यादा। और क्योंकि वर्ल्ड कप में वसीम अकरम कैप्टन थे तो फोकस उन पर बहुत आया। फिर वो इंक्वायरी हुई जस्टिस कयूम की, यहाँ पे वो गवर्नमेंट ने सेटअप की, मजबूर हो गया। इतनी ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया कि आप मस्ट प्रोब दिस मैच, यू मस्ट मेक एन इंक्वायरी इनटू दिस, कि ये आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश से कैसे हार गया। उसमें जो इंक्वायरी शुरू हुई तो फिर उसमें जो नाम आए, सलीम मलिक को लाइव बैन किया गया और उसमें 16 प्लेयर्स को फ़ाइन किया गया, जिसमें उस ज़माने का तो कोई प्लेयर बचा नहीं है, 1-2 ही प्लेयर हैं। राशिद लतीफ़
कोर्स ही वाज द विसल ब्लोअर। उन्होंने एक्चुअली ये बात की थी कि मैं मैच फिक्सर्स के साथ नहीं खेलना चाहता, ये आधी टीम तो मैच फिक्सर्स पे मुश्तमिल है, वो उन्होंने इनकार किया। फिर आकिब जावेद, वेरी क्लीन पर्सन, इन लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई और इन्होंने उस टीम से ही हट गए ये लोग, और इन्होंने कहा हम इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसमें ये लोग हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम उसमें आए, फिर वो इंक्वायरी हुई, लेकिन उसमें अफसोस ये होता है कि बस वो इंक्वायरी जो थी वो एट द एंड, शुरू में तो वो किया, लेकिन एंड में जाके जो वर्डिक्ट उन्होंने इंक्वायरी में लिखा है, जिन 16 प्लेयर्स को उन्होंने सबको $3,000 फ़ाइन किया है, लेकिन उसकी वजह उन्होंने लिखी है कि ये मुझे शक ये है, जस्टिस कयूम जो है उन्होंने ये रिमार्क्स लिखे कि मुझे शक है कि ये प्लेयर्स अपने बारे में जो इनको बुकीज़ ने अप्रोच किया, जिस मैचेस में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया, उसके बारे में सच नहीं बता रहे, तो इस वजह से मैं इनको फ़ाइन कर रहा हूँ। तो लेकिन बात यह कि अगर सच नहीं बता रहे हैं तो आप मज़ीद इंक्वायरी करें, लेकिन वो उन्होंने फिर $3,000 फ़ाइन दे के सबको छोड़ दिया। तो सब प्लेयर्स के पास तो बहुत पैसे होते हैं, उन्होंने $3,000 फ़ाइन दे दिए सब ने, फिर क्रिकेट खेलने लगे। एक आदमी लाइव बैन हुआ, सलीम मलिक, जो अक्सर अपने बैन को दोबारा कंटेस्ट करते रहते हैं कि मुझे क्यों बैन किया गया, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो ये बात कह दें बाहर आके कि मैं भी इन्वॉल्व था, तो इतने और भी तो लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर वो बात हो जाए, फिर उनका बैन और जाएगा। अभी अब तो लाइव बैन थोड़ा सा उनका ख़त्म होने की बात हो रही है कि लाइव बैन हट जाएगा, या हट गया भी है तो उनको, लेकिन अब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी लेवल पे क्रिकेट में वापस नहीं लाते। वो एज अ कोच, एज एन अम्पायर, एज अ कोचिंग क्लिनिक कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस उनका बैन हट गया है ज़रूर। लेकिन ये कि वो अगर ऐसी बात कर दें जो उन्होंने प्राइवेट अपनी दोस्तों के सर्कल में ये बात कही है कि भाई मुझे क्यों स्केपगोट बनाया गया जब इतने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर सबका नाम ले दें तो उनका भी नाम आएगा। तो ये इट वाज़ अ वेरी डर्टी एपिसोड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ पे बहुत नास्टी के, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने जीते हुए मैच पाकिस्तान के हारे, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है वाकई। फिर हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ लिखा एज अ जर्नलिस्ट, और मेरे ख्याल है एज अ जर्नलिस्ट भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक अच्छे शहरी होने की वजह से, कि अगर ये हमारे नो डाउट हमारे हीरोज़ थे ये लोग सब, और बिल्कुल हम लोग इनको हमारे कमरों में इनके कटआउट्स और पोस्टर्स लगे रहते थे, लेकिन ये कि डेफिनेटली जब इन्होंने गलत काम करना शुरू किया तो वी हैड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैम, वी हैड टू राइट अगेंस्ट दैम। तो फिर हम लोगों ने लिखा, और उसमें मुझे याद है कि हम लोगों ने जो पहली स्टोरी दी, वो मेरे साथ एक कलीग काम करती थी, वो शी वाज़ अ पारसी गर्ल, उन्होंने पहले लिखी स्टोरी, फिर हम लोगों ने ओवरऑल कोई 22 स्टोरीज़ लिखी, और फिर उन्होंने हमें कोर्ट केस किया वसीम अकरम ने हमारे ऊपर, और भी प्लेयर्स ने किया, तो 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो हियरिंग हुई कोर्ट की जब, तो उसमें वो नहीं आए। हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, और उसमें हमारे साथ 4-5 गवाह भी थे, ऐसे प्लेयर्स जो फिक्सिंग को बिलीव नहीं करते थे, जो इसके ख़िलाफ़ बात करना चाहते थे, वो भी हमारे साथ गए, लेकिन वसीम अकरम उस कोर्ट केस में नहीं आए। फिर उसके बाद दूसरी हियरिंग 2 महीने के बाद हुई। जब पहली हियरिंग पे नहीं आए थे तो उनके लॉयर ने कहा था कि वो इंग्लैंड गए हुए हैं। 2 महीने के बाद दूसरी हियरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि वो अभी तक इंग्लैंड में है, वो फिर नहीं आए, फिर वो केस ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि अगर कोई आदमी किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है, तो वो आदमी अगर सच्चा है तो वो जब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसके ऊपर से वो इल्ज़ाम हट ना जाए, या उसको प्रूफ कर दे कि भाई मैं सच्चा हूँ। लेकिन वो तो हियरिंग में नहीं आए, भाग गए वो हियरिंग से। इस तरह के बहुत वाक़यात हैं कि वो प्लेयर्स जो थे ना, वो बिल्कुल यानी उन्होंने सामना नहीं किया उसका। आप देखेंगे, आपको याद होगा बिल्कुल, ये तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ज़रा आप लोग सब बहुत पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन ये अब जो 2010 का जो स्कैंडल हुआ, जो वसीम इमरान इसका मोहम्मद आमिर का, सलमान बट का, इसमें सलमान बट का आप देखेंगे 2 साल तक डिनाई करते रहे, 2 साल तक डिनाई करते रहे, और उनके हर तरह की कस्में वो खाते रहे कि भाई मैंने कुछ किया नहीं। और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद आमिर को वापस ले लिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब उन्होंने अचानक एक दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैंने किया था और मैं शर्मिंदा हूँ, कौम से माफ़ी मांगता हूँ। तो भाई बात यह है कि आप पहले दिन आपने किया क्यों, मुल्क को बेचा क्यों, और अगर कर ही दिया था तो फ़ौरन अपनी गलती एडमिट करके उस जुर्म का वो करना चाहिए था, कफ़ारा अदा कर, लेकिन वो इस तरह की वो किया नहीं उन्होंने। इसीलिए आप देखिए अभी भी तक बात होती है, और सलमान बट बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छा खेलते थे, अभी तक भी जब बात होती है उनको लेने की टीम में, तो ज़्यादातर ओपिनियन आप पूछें, इवन छोटे जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो भी अपने क्लास में लिखते हैं कि भाई सलमान बट को टीम में नहीं लेना चाहिए। मतलब वो इस तरह से वो एक आदमी का इमेज बन जाता है कि उसने मुल्क को बेचा, उसको अपने इंटरेस्ट को ऐसे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया और अंडर परफॉर्म किया। तो ऐसे लोग कभी भी फिर वो आगे नहीं जाते। अच्छा, एक जुर्म जो है वो जुर्म रहता है।
सर तो व्हाट अबाउट शोएब मलिक और हफीज़, मतलब उनको चांस मिलना चाहिए और जो यंग प्लेयर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए? नहीं, काफ़ी पाकिस्तान के पास अप एंड कमिंग यंगस्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। तो लेट्स होप इंशाल्लाह। शर्जील खान इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। शर्जील खान के अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने कभी फिक्सिंग नहीं की, वो कभी फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। सिर्फ एक ऐसे वाक़े के तहत वो बेचारे उनको सज़ा मिल रही है कि जो एक और प्लेयर उनको खालिद लतीफ़ उनको लेके चले गए एक बंदे से मिलाने, उस बंदे ने वो पाकिस्तान का फ़ैन अपने आप को ज़ाहिर किया पाकिस्तानीज़ का, और फिर वो किसी रेस्टोरेंट में मिले तो उन्होंने 10 मिनट बात करने के बाद फिर उन्होंने 20 लाख रुपए उनको ऑफ़र किए एकदम। तो शजील ने बिल्कुल हाथ पकड़ के खालिद लतीफ़ का उठे, उन्होंने कहा कि तुम क्या फिक्सर से मुझे मिला के देंगे? तो वो जो साहब थे फिक्सर जो थे बुकी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपने बात नहीं मानी मेरी तो फिर मैं आपकी ऑलरेडी तस्वीर कहीं बन चुकी है कि आप मेरे साथ बैठें, ये तस्वीर मैं अपलोड कर दूंगा। उन्होंने कहा कर दें आप। वो आ गए वापस, तो उन साहब ने तस्वीर अपलोड कर दी अब बुकी जो थे अपने उस पर। तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो तस्वीर देखी। तो शर्जील खान से मेरी ख़ुद बात हुई है, उनके फादर से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि द ओनली थिंग वॉज कि हम लोग घबराए हुए थे कि एक आदमी ने ऑफ़र किए, किसी को भी पता नहीं चली, उसी वक्त हम उठ के आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि बस हमारी गलती है कि हम आके अपने कमरों में सो गए, घबराए हुए थे उस वक्त। इनको उन्होंने कहा होना ये चाहिए था कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए कि बुकी हैज़ अप्रोच्ड अस। तो उन्होंने कहा वो ही उनकी गलती थी, उस गलती पे उनको रिप्रिमांड किया गया और उनको एक पेनल्टी लगाई गई। लेकिन दैट वाज 2017 का एंड था, 2021 शुरू हो गया। हमें बहुत ज़्यादती है शर्जील के साथ। इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने प्रूव किया, इंग्लैंड में किया। तो मैं समझता हूँ T20 वर्ल्ड कप में शर्जील का तो होना मस्ट है, वरना पाकिस्तान का कम चांस है। उन्होंने फैंटास्टिक प्लेयर, कराची किंग्स के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सेंचुरी बनाई उन्होंने जी। और जब उन पे ये इल्ज़ाम हुआ तो उससे पहले भी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। कुड हैव बीन अ ग्रेट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे उनके पास शॉट्स हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि वो किसी वजह से बाहर है। अब तो पाकिस्तान के कोई भी ओपनिंग बैट्समैन सिवाय मोहम्मद रिजवान को ट्राई किया था, लेकिन के शान मसूद हैं, आबिद अली हैं, और भी जो उन्होंने ट्राई किया सब फ्लॉप हो रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा चांस है कि हम शर्जील को दोबारा इंट्रोड्यूस करें, और मैं समझता हूँ बहुत की पार्ट होंगे। सर आपने जो ये शर्जील की स्टोरी बताई है तो ये इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ये असल में हुआ क्या था। सब ने उनको एक वो दे दिया कि स्पॉट फिक्सिंग में थे वो, लेकिन ये वाली चीज़ बिल्कुल भी हाईलाइट कभी नहीं की उन्होंने। जी हाँ, कभी नहीं की, और किसी मीडिया पे मेरे ख्याल से इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, हाईलाइट नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं की। और उनके बिल्कुल यानी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बिल्कुल जानते बूझते फिक्सर्स के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाए, उनसे पैसे लिए, मैचों को बेचा, बुरा खेले, उसमें अंडर परफॉर्म किया। वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि बिल्कुल डिफाई किया उसको। और आके वो तो 2 बुरे ओवर या 3 बुरे ओवर खेलने के वो 20 लाख रुपए ऑफ़र कर रहे थे बुकी, बहुत पैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो वो उनको तो बल्कि हमें क्रेडिट देना चाहिए बजाय इसके उनको सज़ा मिल रही है। आई वुड रियली से कि आपकी जो इंटेग्रिटी है ना, देखिए इसमें ये बात है कि हमारे पेरेंट्स की भी तरबियत बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करती है। आप लोग सब माशाल्लाह बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं। मुझे इसलिए बहुत उम्मीद बहुत है कि ये जो जनरेशन आ रही है इनमें इस तरह का करप्शन नहीं होगा, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम गुड प्लेसेस, गुड हाउसेज, एंड उनको पता है कि उनकी जो तरबियत है वो बहुत अच्छी हुई है। उसमें कभी आपको अगर ये चीज़ है ना कि आप, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि आपको दौलत और शोहरत लिटरली एक दिन में मिल जाएगी, एक दिन। कोई आप ऐसा काम कर लें, कोई फेवर आप ले लें, एकदम से आपको लाखों रुपए जेब में आ जाएंगे, आप मशहूर हो जाएंगे। कोई ऐसी उल्टी सीधी स्कैंडलस रिपोर्टिंग कर दें, मशहूर हो जाएंगे। लेकिन वो कहते थे कि इज़्ज़त जो है ना वो कमाने में सालों लग जाते हैं, वो आपको नहीं मिल सकती एक दिन में। इज़्ज़त आप अर्न करते हैं, तो वो दैट शुड बी द फोकस ऑफ जर्नलिस्ट। ये मेरा उनको डेफिनेटली मशवरा है। जितनी आप इंटेग्रिटी करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा नाम होगा, इज़्ज़त होगी। लेकिन ये कि कभी कोई, बहुत से आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपको ल्योर इन करेंगी बहुत सारी चीज़ें कि जैसे आप एकदम से अब ओवरनाइट आप मशहूर हो जाएं, ओवरनाइट आपके पास बहुत पैसा आ जाए, उस चीज़ों को रेजिस्ट करें और सही पाथ पे रहें। दैट इज़ माय मैसेज। Sir, it has been a pleasure having you. अब हमें बहुत इंसाइट्स मिली और बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू। और मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आई फॉरगॉट योर नेम, हाँ फहद। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो मैं भी स्टूडेंट से ज़रूर बात करता हूँ कि आपको पता है कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, उससे पहली जनरेशन के लोग हैं, उनकी एक आदत सी हो जाती है
कि वो यंगस्टर्स की आने वाली जनरेशन को एक डिसमिस करते हैं, भाई इस जनरेशन से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आफ्टर पहले साल जब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, आई एम नॉट अ टीचर, आई वाज जर्नलिस्ट, और शाद वासिफ साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। तो पहले साल पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि आई एम नॉट अ टीचर, तो मुझे एफ़र्ट भी करनी पड़ती है, यहाँ आना पड़ता है। उस ज़माने में 2-3 क्लासेस अ वीक होती थी, और ज़ाहिर है कभी कोई किसी गेस्ट को भी लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, मतलब मैं क्या, आई थिंक मैं जॉब तो कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह से। लेकिन मुझे ये बहुत फील हुआ बहुत ज़्यादा, एक तो मैंने आपसे ये कहा कि इस जनरेशन से मुझे बहुत उम्मीद है इस चीज़ की कि एक जर्नलिज्म में एक बेहतर लोग आएंगे, करप्शन कम होगी, ख़त्म होगी, ऐसा ऐसा बेहतर रिपोर्टिंग होगी। लेकिन उसके अलावा भी फिर ये चीज़ मैं बहुत फील करता हूँ कि यानी उम्मीद बहुत है, मतलब ये कि मैं, जो लोग कहते हैं, जो डिसमिस करते हैं कि आने वाली जनरेशन में, मैं समझता हूँ बहुत ट्रेमेंडस टैलेंट है यंग जनरेशन में। कभी हमेशा आप उनको इनकरेज करें, आप कभी अगर उनको डिस्करेज करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप उनको इनकरेज करें, बिकॉज इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देखें कि क्या हमारे यहाँ जो हर चीज़ में, IT वगैरह में जो भी चीज़ है, जब तक लोगों को मौका मिलता है तो कहाँ कहाँ वो जाते हैं, दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल मतलब कोई बिल्कुल वो फील ना करना चाहिए किसी चीज़ से, कोई डिस्करेज भी करे, कोई आपको वो करे कि नहीं कर सकते, तो आपको अपना डिटर्मिनेशन कायम रखना चाहिए। तो बिल्कुल आई थिंक इट्स अ ग्रेट जनरेशन, और दे विल रियली कॉन्कर द वर्ल्ड एज फार एज आई एम कंसर्न, बहुत ज़्यादा। सर आई होप यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई नो कि भाई क्या हो सकता है। आई गेस विल एंड आवर एपिसोड हियर, एंड थैंक you again, sir, for anytime, coming. So this was our episode of Sports Rant. हम अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपके उसमें हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।